न्यूज आ रही है। रूस और अमेरिका के एक बार फिर भिड़ते दिख रहे हैं। खबर है कि इस बार भी दोनों काला सागर में आमने सामने आए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका का P-8 पोसाइडन विमान उड़ता दिख रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस के फाइटर जेट ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इसी काला सागर के ऊपर पिछले महीने भी अमेरिका और रूस की जंग होते होते बची थी। तब भी रूस के एक लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एक ड्रोन को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वो समंदर में क्रैश हो गया था। और दावा है कि उसी काला सागर के ऊपर आसमान में एक महीने के अंदर रूस और अमेरिका ने दोबारा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। कहा जा रहा है कि रूस ने अपने पड़ोस से अमेरिका को भगा डाला और ऐसा करके पुतिन ने काला सागर में सिर्फ और सिर्फ उनके राज का दावा ठोक दिया। रूस का समर्थन करने वाले एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में आसमान में अमेरिका का P-8 पोसाइडन उड़ता नजर आया। साथ किए गए ट्वीट में लिखा गया कि वीडियो काला सागर का है, जहां अमेरिका का विमान रूस के रडार पर आ गया। काला सागर के ऊपर अमेरिका के एयरक्राफ्ट को उड़ता देखकर रूस का फाइटर जेट उसके पीछे उड़ पड़ा और उसने अमेरिका के जहाज को इलाके से तुरंत निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। यानी अगर यह दावा सही है तो इस बार भी अमेरिका का वही हश्र हुआ जो मार्च में हुआ था। पिछले महीने भी रूस के फाइटर जेट ने काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था, जिसका अमेरिका ने वीडियो भी जारी किया था। वीडियो के साथ अमेरिका ने दावा किया था कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में उड़ रहा था, लेकिन रूस के सुखोई Su-27 जेट ने पहले उस पर ईंधन की बौछार की और फिर उसे टक्कर ही मार दी। कहा गया था कि टक्कर की वजह से अमेरिका का ड्रोन काला सागर में क्रैश हो गया था। मतलब रूस ने अमेरिका को साफ साफ जता दिया कि काला सागर पुतिन की मांद है, जिसमें रूस अमेरिका को एक पल के लिए भी टिकने नहीं देगा। क्योंकि काला सागर पानी का वो इलाका है जो दक्षिण से यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस का लॉन्च पैड है। काला सागर में रूस के जंगी जहाजों का डेरा है और वहां से कलिब्र मिसाइलें चला चलाकर रूस यूक्रेन के पसीने छुड़ा चुका है। काला सागर कई देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां दबदबा रूस का है। अमेरिका उस दबदबे को चुनौती देता है, इसलिए वो काला सागर के ऊपर अपने जहाज उड़ाता है, जो रूस को कतई रास नहीं आता। हालांकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय इलाके के ऊपर अपने विमान उड़ाने का दावा करता है, लेकिन रूस अमेरिका के दावे को नहीं मानता। ऐसे में अगर दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो काला सागर जंग का नया मैदान बन सकता है, जहां लाखों सैनिक काल के मुंह में समा सकते हैं। लेकिन काला सागर आज से नहीं बल्कि बरसों से अमेरिका और उसके साथियों और रूस के बीच कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। काला सागर रूस का हथियार है और नेटो की कमजोर कड़ी। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है। पहला तुर्की, नेटो का सदस्य। दूसरा बल्गेरिया, नेटो का सदस्य। तीसरा रोमानिया, नेटो का सदस्य। चौथे और पांचवें यूक्रेन और जॉर्जिया, जो नेटो के सदस्य नहीं है लेकिन अमेरिका के साथी हैं। और 7वां देश है खुद रूस। रूस की नौसेना वैसे ही मजबूत है और 2014 में रूस के यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से तो काला सागर लगभग पुतिन की मुट्ठी में आ चुका है। वहां रूस की नेवी ने अड्डा जमाया हुआ है। और इससे उलट नेटो की काला सागर में कोई मौजूदगी नहीं है। रोमानिया और बल्गेरिया जैसे सदस्य कमजोर हैं और जॉर्जिया की नेवी भी छोटी है। ऐसे में बचता है तुर्की। नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की के पास सबसे बड़ी सेना है और वो काला सागर के 2 स्ट्रेट भी कंट्रोल करता है। इसलिए रूस को टक्कर सिर्फ तुर्की ही दे सकता है। लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाले खेमे का सदस्य होने के बावजूद तुर्की पुतिन से दोस्ती किए बैठा है। अमेरिका और उसके बाकी साथियों की तरह न तो तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और न ही कभी पुतिन के खिलाफ कुछ बोला। अब अगर कल को रूस ने काला सागर से नेटो पर धावा बोला तो नेटो कहीं का नहीं रहेगा। इसी वजह से अमेरिका की सुरक्षा के लिए काला सागर की सुरक्षा जरूरी है और तुर्की को साथ लिए बिना अमेरिका काला सागर में कुछ नहीं कर सकता। इधर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस मामले में अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। जिस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से दाखिल याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट अब उस पर 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन चुकी है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के सरनेम पर टिप्पणी करने से जुड़ा है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया। उन्होंने राहुल पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सावरकर पर राहुल गांधी के दिए बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। राहुल ने उस बयान में सावरकर की एक किताब का हवाला देते हुए दावा किया था कि सावरकर ने अपने दोस्तों के साथ एक मुसलमान को पीटा था और उस झगड़े का लुत्फ उठाया था। राहुल गांधी जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहे वो पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसा कोई प्रसंग हुआ ही नहीं है। पुणे की जिला और सत्र अदालत इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय कर सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल के मीडिया में खबर चल रही है कि वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरकार को चेतावनी दी है कि बहुत जल्द इजरायल की अपने दुश्मनों से जंग हो सकती है। साफ साफ कहा गया है कि ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हौसले बढ़ गए हैं और वो इजरायल पर सीधे हमला करके उससे बदला ले सकते हैं।
इजरायल की सेना की खुफिया जानकारी कहती है कि अल अक्सा मस्जिद पर रेड के बाद से इजरायल के खिलाफ माहौल काफी गर्म है, इसलिए इजरायल को संभलकर कदम उठाने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि इजरायल की सरकार जोश में कोई भी एक्शन न ले, वो सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी में अपने दुश्मनों पर फिलहाल हमला करके आग में घी न डाले। अहम बात यह है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में जंग छिड़ने की तारीख का भी अंदाजा लगाया गया है। आशंका जताई गई है कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजरायल की लड़ाई हो सकती है और रमजान के खत्म होने में बस 9 दिन रह गए हैं। अगर यह खबर सही है तो इजरायल के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 9 दिन बाद ईद है और डर है कि ईद पर इजरायल में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते इजरायल की पुलिस के अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों पर धावा बोलने के बाद से इजरायल चौतरफा हमले झेल रहा है। उसके जानी दुश्मन ईरान से लेकर सभी मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ आग उगल रहे हैं और इजरायल के पड़ोसी लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया तो उस पर रॉकेट भी बरसा चुके हैं। और अब इराक के भी एक चरमपंथी संगठन ने इजरायल पर ड्रोन अटैक करने की धमकी देते हुए एक वीडियो जारी कर दिया। यानी पिक्चर बिल्कुल साफ है, जो बरसों से नहीं हो पाया वो अब होता दिख रहा है। इजरायल के दुश्मन हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और इजरायल के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मुस्लिम देशों के झुंड से इजरायल के लिए अकेले निपटना बहुत मुश्किल होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि इजरायल का हथियारों का जखीरा भी शायद उसके कोई काम ना आ पाए। जबकि इजरायल हमेशा अपनी सेना की ताकत और अपने हथियारों का डंका पीटता रहा है। उसके पास ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक एक से बढ़कर एक हथियार है। अपनी इसी ताकत के बल पर इजरायल अपने दुश्मनों को डराता रहा है। उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी सालों से दावा करती आ रही है कि इजरायल की क्षमता इतनी है कि उसके दुश्मन उस पर जंग छेड़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अब तस्वीर एकदम बदल चुकी है। लग रहा है जैसे इजरायल के हाथ पांव फूल रहे हैं। इजरायल के लिए मुसीबत यह भी है कि अगर जंग छिड़ गई तो शायद इजरायल का दोस्त अमेरिका भी उसे बचाने ना आ पाए, क्योंकि अमेरिका रूस और चीन से निपटने में बिजी है। हाल ही में खबर भी आई थी कि अमेरिका पश्चिम एशिया में तैनात अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को वहां से यूरोप और एशिया के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट करने वाला है। और फिर इजरायल के अमेरिका से रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। उधर दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे जापान दहशत में आ गया। उत्तर कोरिया की इस हरकत से जापान इतना डर गया कि उसने अपने एक इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी उसका मुंह जापान की तरफ था। यानी कुछ ही देर में जापान का कोई ना कोई शहर तबाह होने वाला था। इसका पता चलते ही जापान की नौसेना ने उस मिसाइल को ट्रैक किया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक इसके बाद जापान की सेना ने यह अंदाजा लगाया कि यह मिसाइल उसके होकाइदो द्वीप के एक इलाके में गिरने वाली है, जो जापान के उत्तर में मौजूद है। इस खतरे को देखते हुए तुरंत उस इलाके में लोगों को अलर्ट कर दिया गया ताकि वो सुरक्षित जगहों पर छिप सके। हालांकि बाद में यह अंदाजा गलत साबित हुआ और ये मिसाइल जापान सागर में जा गिरी, जबकि जापान को यह डर सता रहा था कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल उसके इलाके में ही कहीं गिरेगी। लेकिन उत्तर कोरिया की यह मिसाइल जापान की जमीन पर न गिरकर समंदर में गिरी। यानी जापान की नौसेना ने उस मिसाइल के बारे में गलत अंदाजा लगाया, जिसके बाद जापान ने यह अलर्ट वापस ले लिया। हालांकि जापान को इन दिनों चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया से भी बड़ा खतरा है। वहां के शासक किम जोंग उन जापान पर इसलिए भड़के हैं क्योंकि वो उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। यही वजह है कि किम जोंग उन इन 3 देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसीलिए वो जापान और दक्षिण कोरिया को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उन्होंने जापान की सीमा के नजदीक अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर उसे धमकी देने की कोशिश की। कहा यह भी जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले किम जोंग उन ने अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में ललित मोदी का दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। एक दिन पहले ललित मोदी ने न्यायपालिका का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए जेलेंस्की की नई कसम ने पुतिन की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद क्राइमिया की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही गोला बारूद की एक भारी भरकम खेप भी क्राइमिया में भेज दी गई, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच क्राइमिया कभी भी उनके हाथ से छिन सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही जेलेंस्की ने कीव में दी गई इफ्तार पार्टी में क्राइमिया को रूस से छीनने की कसम खाई थी और तभी से माना जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया को दोबारा हासिल करने के लिए बड़ा हमला बोल सकता है। क्राइमिया 2014 से ही रूस के हाथों में है। यूक्रेन से छीनने के बाद से ही क्राइमिया पुतिन की नाक का सवाल बना हुआ है। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि जेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीन सकें। इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया में हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया।